नमस्कार दोस्तों। टेल्स बाय संदीप में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके पैरों तले ज़मीन खिसकने लगे? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अगर हमारा पूरा का पूरा शहर महासागरों में समा जाए, पृथ्वी पर बड़े-बड़े ज्वालामुखी विस्फोट होने लगे, हर जगह उच्च स्तर के भूकंप अपनी तबाही मचाने लगे, तो क्या आप खुद को इस भयंकर प्रलय से बचा पाएंगे? अगर हाँ, तो कैसे? कुछ इसी कहानी पर आधारित है आज की यह फिल्म, जिसका नाम है 2012। यह फिल्म 2009 में रिलीज हुई थी। इसमें दिखाया गया है पृथ्वी की तबाही और यह सवाल कि क्या मानव जाति खुद को इस प्रलय से बचा पाएगी। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं कहानी की ओर। फिल्म की शुरुआत होती है साल 2009 से, जहां एड्रियन हेल्म्सली, जो कि एक अमेरिकी जियोलॉजिस्ट है, भारत में एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट सतनाम से मिलने आता है। सतनाम एड्रियन को पृथ्वी के अंदर 11,000 फीट गहरे कॉपर माइन में लेकर जाता है। ये जगह बहुत गर्म है और धीरे धीरे और भी गर्म होती जा रही है। सतनाम एड्रियन को कंप्यूटर में दिखाते हुए बताता है कि सूर्य में अब तक का सबसे बड़ा सोलर इरप्शन हुआ है, जिससे निकलने वाले न्यूट्रिनो तेजी से पृथ्वी के कोर का तापमान बढ़ा रहे हैं। अगर यही चलता रहा तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं रहेगा। इसके बाद सतनाम एड्रियन को एक टैंक भी दिखाता है जो और 6,000 फीट अंदर तक जाती है। सतनाम टैंक को खोलते हुए कहता है कि सूर्य से निकलने वाले न्यूट्रिनो अब एक नई तरह के परमाणु बन गए हैं जो पृथ्वी के कोर को माइक्रोवेव्स की तरह गर्म कर रहे हैं। यह सब देखकर एड्रियन डर से भर जाता है। एड्रियन वॉशिंगटन वापस पहुंचकर तुरंत ही यह बात व्हाइट हाउस के चीफ ऑफ स्टाफ कार्ल को बताता है। मामले की गंभीरता को समझते हुए कार्ल यह बात अमेरिका के राष्ट्रपति थॉमस विल्सन तक पहुंचाता है। इसके 6 महीने बाद G8 शिखर सम्मेलन बुलाई जाती है, जिसमें अलग अलग देशों के राष्ट्रपतियों को आमंत्रित किया जाता है। मामला इतना गंभीर होता है कि बाकी सभी लोगों को इस मीटिंग से बाहर भेज दिया जाता है और केवल राष्ट्रपतियों को ही इस सम्मेलन में शामिल किया जाता है। मीटिंग को संबोधित करते हुए अमेरिका के राष्ट्रपति बाकी सभी देशों के राष्ट्रपतियों को बताते हैं कि यह बेहद दुखद है कि जिस पृथ्वी पर हम रह रहे हैं वह बहुत जल्द समाप्त होने वाली है। इसके बाद फिल्म की कहानी 2010 में शिफ्ट होती है और हमें दिखाया जाता है कि दुनिया के प्रमुख देशों द्वारा मिलकर हिमालय के तिब्बत में गुप्त रूप से मानवता को बचाने के लिए विशालकाय जहाजों के निर्माण का कार्य शुरू किया जाता है। वहां रहने वाले लोगों को वहां से स्थानांतरित किया जा रहा होता है। इन्हीं लोगों में नीमा नाम का एक बौद्ध भी होता है, जिसे उसके दादा दादी के साथ वहां से विस्थापित कर दिया जाता है। उसका भाई तेंजिन इसी आर्क्स प्रोजेक्ट में वेल्डिंग के कार्य के लिए चुन लिया जाता है। आम लोगों को इन विशालकाय जहाजों की कोई खबर नहीं दी जाती, ताकि लोगों में दहशत का माहौल न बन जाए। 2011 आते आते इन विशालकाय जहाजों के निर्माण के लिए अतिरिक्त फंडिंग की जरूरत को पूरा करने के लिए सीड बुकिंग की प्रक्रिया शुरू की जाती है, जिसमें केवल अमीर लोगों को ही प्रवेश मिल सकता है, क्योंकि एक व्यक्ति की सीट बुकिंग के लिए 1 बिलियन यूरो की राशि तय की गई होती है। साथ ही पूरी दुनिया भर में मौजूद मूल्यवान कलाकृतियों को भी इन आर्क्स में स्थानांतरित किया जा रहा है, ताकि उन्हें सुरक्षित रखा जा सके। अब कहानी पहुंचती है साल 2012 में। टीवी पर खबरें चल रही होती हैं कि माया कैलेंडर के अनुसार पृथ्वी का अंत 21 दिसंबर 2012 को होने वाला है। आगे हमें कैलिफोर्निया के मैनहट्टन में जैक्सन दिखाया जाता है, जो एक रूसी अरबपति यूरी कार्पोव के लिए लिमोजीन चलाता है। जैक्सन अकेला रहता है क्योंकि वह और उसकी पत्नी अलग हो चुके हैं। जैक्सन साइंस फिक्शन विषयों पर किताबें भी लिखता है। दूसरी तरफ उसकी पूर्व पत्नी केट अपने बच्चों नोहा और लिली और अपने बॉयफ्रेंड गॉर्डन के साथ रहती है। गॉर्डन पेशे से एक प्लास्टिक सर्जन है और साथ ही एक शौकिया पायलट भी है। आज जैक्सन अपने बच्चों नोहा और लिली को येलोस्टोन नेशनल पार्क पिकनिक के लिए ले जाने वाला है। वह अपनी लिमो लेकर केट के घर की ओर निकल पड़ता है। इसी बीच पृथ्वी पर प्रलय के संकेत दिखने लगते हैं। पृथ्वी की सतह टूटने लगती है। जैक्सन लिमो में बैठा हुआ टीवी पर खबरें सुन रहा होता है, जहां चारों तरफ पृथ्वी में बढ़ते भूकंप की खबरें चल रही होती हैं। केट के घर पहुंचकर वह अपने बच्चों नोहा और लिली को गाड़ी में बैठाता है और येलोस्टोन नेशनल पार्क के लिए रवाना हो जाता है। येलोस्टोन पहुंचने पर वह देखता है कि वहां का रास्ता यूनाइटेड स्टेट्स की आर्मी ने फैंस से बंद कर रखा है। जैक्सन अपने बच्चों के साथ फैंस को लांघकर अंदर दाखिल हो जाता है। अंदर जाकर वह देखता है कि पूरा पार्क, जो कभी हरा भरा हुआ करता था, अब बंजर हुआ पड़ा है। यहाँ एक छोटा तलब भी था, पर अब वो सूख चुका है और बचा हुआ पानी उबल रहा होता है। दूर खड़ा चार्ली उन सबको देख रहा होता है। चार्ली एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट है और रेडियो के माध्यम से येलोस्टोन की खबरें लोगों तक पहुंचा रहा होता है। एड्रियन भी येलोस्टोन में मौजूद था। दरअसल एड्रियन को ही सबसे पहले सतनाम से पृथ्वी के बढ़ते तापमान के बारे में पता चला था। एड्रियन येलोस्टोन में वहां मौजूद विशाल ज्वालामुखी की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए आया था, क्योंकि पृथ्वी के बढ़ते तापमान और सतह के खिसकने के कारण उस ज्वालामुखी के फटने की संभावना अधिक थी। जैक्सन अपने बच्चों के साथ येलोस्टोन पार्क पहुंच चुका था।
तभी अचानक मिलिट्री के लोग आकर उन्हें पकड़ लेते हैं और उन्हें लेकर वहां बने जियोलॉजी डिपार्टमेंट ले जाते हैं। वहां जैक्सन की मुलाकात एड्रियन से होती है। जैक्सन उससे सवाल करता है, यहाँ क्या हो रहा है? एड्रियन जवाब देता है, यहाँ का तापमान बहुत तेजी से बढ़ रहा है और अब यहाँ रहना किसी के लिए भी सुरक्षित नहीं है। तुम्हें यहाँ से तुरंत चले जाना चाहिए। दोनों के बीच थोड़ी बातचीत होती है और इसी दौरान एड्रियन को पता चलता है कि जैक्सन वही व्यक्ति है जिसने फेयरवेल अटलांटिस नामक किताब लिखी थी। असल में एड्रियन को जैक्सन की लिखी किताब बहुत पसंद थी। इसके बाद जैक्सन और उसके बच्चों को मिलिट्री द्वारा रेस्ट्रिक्टेड एरिया से दूर ले जाकर छोड़ दिया जाता है। तभी बीच रास्ते में चार्ली जैक्सन को रोक लेता है और उससे पूछता है, मिलिट्री के लोगों ने तुमसे क्या कहा? जवाब में जैक्सन कहता है, उन्होंने बस इतना ही कहा कि ये जगह सुरक्षित नहीं है। जैक्सन अपने बच्चों के साथ कैंप लगाकर वहीं रुक जाता है। रात के समय उसे चार्ली दोबारा दिखाई देता है, जो अपने रेडियो पर आने वाली तबाही की खबर दे रहा होता है। जैक्सन उसके पास जाता है और दोनों की बातचीत शुरू होती है। इसी दौरान चार्ली बताता है कि साल 2012 आ गया है, यानी प्रलय का समय। चार्ली उसे अपने कंप्यूटर पर अपना ब्लॉग दिखाता है, जिसमें वह कहता है, सबसे पहले माया सभ्यता के लोगों ने कहा था कि पृथ्वी एक दिन खत्म हो जाएगी और वो समय आएगा साल 2012 में, जिसका कारण होगा सौर मंडल के सभी ग्रहों का एक लाइन में आना। सूरज द्वारा सोलर इरप्शन के कारण छोड़े गए न्यूट्रिनो से पृथ्वी का कोर पिघल जाएगा, जिससे पृथ्वी की बाहरी परत खिसकने लगेगी। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने इस थ्योरी का समर्थन किया है और इस प्रकार पूरी पृथ्वी महाप्रलय से नष्ट हो जाएगी। आगे चार्ली जैक्सन को बताता है, हमारी सरकार ने सबसे यह बात छुपा कर रखी है ताकि लोगों के दिलों में दहशत न फैले। जिन लोगों को सच्चाई का पता था, उनमें से जो भी इस प्रलय की सच्चाई को बाहर लाना चाहता था, उन्हें मरवा दिया गया। हमारी सरकार ने बाकी देशों के साथ मिलकर विशालकाय जहाजों का निर्माण भी कर लिया है, जिनमें केवल कुछ चुने हुए लोगों को ही प्रवेश मिलेगा। चार्ली आगे कहता है, मुझे एक साइंटिस्ट ने एक नक्शा भी दिया था जहां ये विशालकाय जहाज रखे गए हैं। जैक्सन चार्ली की सारी बातों को बेबुनियाद और फालतू बताकर वहां से चला जाता है। आगे कहानी में केट को दिखाया जाता है, जो अपने बॉयफ्रेंड गॉर्डन के साथ सुपरमार्केट में होती है। अचानक वहां की जमीन फटने लगती है और धरती हिलने लगती है। इस भयानक घटना की खबर जैक्सन को भी टेलीविजन पर मिल जाती है। जैक्सन बिना देरी किए अपने बच्चों को केट के पास वापस ले आता है। तभी उसे अपने बॉस यूरी, जो कि एक रूसी अरबपति है, की कॉल आती है। यूरी तुरंत जैक्सन को अपने बच्चों को एयरपोर्ट लाने के लिए कहता है, क्योंकि उसे पता है कि प्रलय अब निकट है और उन विशालकाय जहाजों में बोर्डिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिनका निर्माण हो रहा था। जैक्सन बच्चों को एयरपोर्ट पर छोड़ देता है, लेकिन तभी यूरी के बच्चे उसे चिढ़ाते हुए कहते हैं, हमारे पास बड़े जहाजों की टिकट है, हम जिंदा रहेंगे और तुम मरोगे। यह बात जैक्सन को सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर यूरी के बच्चे किस बड़े जहाज की बात कर रहे हैं। उसे याद आता है कि शायद ये वही जहाज हैं जिनके बारे में चार्ली बात कर रहा था। तभी जैक्सन देखता है कि जमीन फिर से फटने लगती है और अब उसे भी यकीन हो जाता है कि दुनिया में कुछ भयानक हो रहा है। वह बिना कोई समय गंवाए तुरंत एयरपोर्ट में एक विमान किराए पर लेता है और केट को लेने के लिए रवाना हो जाता है। तब तक बड़े बड़े भूकंप आना शुरू हो जाते हैं और पृथ्वी की सतह जगह जगह से फटने लगती है। तबाही का सिलसिला अब शुरू हो चुका होता है। जैक्सन केट, गॉर्डन और बच्चों को गाड़ी में बैठाकर उन्हें लेकर दोबारा एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ता है और अब सफर शुरू होता है मौत और प्रलय का। जगह जगह से पृथ्वी की परतें टूटने और बिखरने लगती हैं। इमारतें, सड़कें और लगभग सभी संरचनाएं ढहने लगती हैं। जैक्सन अपनी कार को किसी तरह इन तबाही से बचाते हुए सुरक्षित भगाने की कोशिश में लगा रहता है। चारों तरफ तबाही का मंजर छाया हुआ होता है। हर ओर विनाशकारी दृश्य फैले होते हैं। किसी तरह अपनी जान बचाते हुए वे सभी एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां पहुंचने पर वे देखते हैं कि उनका पायलट मर चुका है। अब एयरक्राफ्ट को उड़ाने की जिम्मेदारी गॉर्डन को दी जाती है। गॉर्डन को थोड़ी बहुत जानकारी होती है, लेकिन किसी तरह वह एयरक्राफ्ट को उड़ाने में कामयाब हो जाता है। कुछ ही देर में सभी हवाई जहाज में उड़ान भरते हैं, जबकि नीचे पूरा शहर महासागर में डूब चुका होता है। अब जैक्सन केट और गॉर्डन को सारी बातें बताता है कि पृथ्वी में महाप्रलय शुरू हो चुकी है और सभी सरकारों ने मिलकर इससे बचने के लिए बड़े बड़े विशालकाय जहाजों का निर्माण किया है। चूंकि जैक्सन जानता है कि चार्ली के पास एक नक्शा है जिसमें उन जहाजों की लोकेशन के कोऑर्डिनेट्स हैं, वो सब चार्ली से वो नक्शा लेने के लिए एयरक्राफ्ट से येलोस्टोन नेशनल पार्क की तरफ बढ़ जाते हैं। जैक्सन और लिली एयरक्राफ्ट से उतरकर एक बस से चार्ली की तरफ बढ़ते हैं, जो येलोस्टोन में रहकर दुनिया के सबसे बड़े ज्वालामुखी की लाइव अपडेट रेडियो पर दे रहा होता है। जैक्सन वहां पहुंचकर चार्ली से नक्शे के बारे में पूछता है। चार्ली उसे बताता है कि नक्शा उसकी गाड़ी में है। दोनों बातचीत कर ही रहे होते हैं कि इतने में सुपर वोल्केनो फट जाता है। जैक्सन और लिली वापस गाड़ी में बैठकर एयरक्राफ्ट की तरफ चल देते हैं, लेकिन चार्ली वहीं रहकर प्रकृति के इस खूबसूरत विनाशकारी रूप को निहार रहा होता है।
देखते ही देखते चार्ली ज्वालामुखी से निकले मलबे की चपेट में आ जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। वहीं दूसरी ओर जैक्सन बचते बचाते एयरक्राफ्ट तक पहुंच जाता है। लिली को बाहर उतारकर वो दोबारा बस में नक्शा ढूंढने जाता है, लेकिन इस बीच उसकी बस एक गड्ढे में जा धंसती है। गॉर्डन के पास कोई और रास्ता नहीं बचता और वह जैक्सन के बिना ही एयरक्राफ्ट उड़ाना शुरू कर देता है। पर थोड़ी देर बाद जैक्सन किसी तरह गड्ढे से बाहर निकलकर एयरक्राफ्ट की तरफ दौड़ पड़ता है। किसी तरह जान बचाकर वो एयरक्राफ्ट के अंदर आ जाता है। गॉर्डन भी सफलतापूर्वक एयरक्राफ्ट को आसमान में उड़ा लेता है और देखते ही देखते उनका एयरक्राफ्ट ज्वालामुखी की लपटों से बचते बचाते काले धुएं के बीच से निकलकर आगे बढ़ जाता है। आखिरकार जैक्सन नक्शा खोलता है और देखता है कि विशालकाय जहाज चीन में है। वहां पहुंचने के लिए उन्हें एक बड़े एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ेगी। वे अपने एयरक्राफ्ट से उड़ते हुए लास वेगास के मैककैरेन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करते हैं। वहां जैक्सन को उसका बॉस यूरी भी दिख जाता है। जैक्सन यूरी से कहता है कि वो उसे अपने साथ ले चले। इतने में यूरी का पायलट साशा कहता है कि उसे बड़ा प्लेन उड़ाने के लिए एक को पायलट की जरूरत है। तभी जैक्सन कहता है, हमारे पास एक को पायलट है गॉर्डन। वहीं दूसरी तरफ एड्रियन और कार्ल भी जहाज की बोर्डिंग के लिए उड़ान भर लेते हैं। वे सब जान चुके होते हैं कि अब पृथ्वी को महाप्रलय से कोई नहीं बचा सकता। धीरे धीरे दुनिया के लोगों को भी इस सच का अंदाजा लगने लगता है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में रुककर राष्ट्र को संबोधित करने का फैसला लेते हैं। अपने आखिरी संबोधन में वे कहते हैं, आज मैं आपसे आखिरी बार मुखातिब हो रहा हूँ। पूरी दुनिया पर एक भयानक मुसीबत आ चुकी है जिसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। राष्ट्रपति की यह भावुक और सत्यता से भरी बात सुनकर सभी के दिलों में डर और निराशा छा जाती है। तभी प्रकृति का विनाशकारी प्रकोप शुरू हो जाता है। तेज भूकंप से धरती कांपने लगती है और व्हाइट हाउस समेत पूरा क्षेत्र तबाही की चपेट में आ जाता है, जिसमें प्रेसिडेंट विल्सन की मौत हो जाती है। राष्ट्रपति की मौत के बाद कार्ल, जो एक उच्च अधिकारी है, खुद को अंतरिम रूप से कमांडर इन चीफ के रूप में नियुक्त कर लेता है। दूसरी तरफ यूरी की फैमिली और जैक्सन की फैमिली सब बड़े प्लेन में दाखिल हो जाते हैं। इस दौरान तबाही उनके ठीक पीछे आ रही होती है। येलोस्टोन का सुपर वोल्केनो पूरी तरह फट चुका होता है और उसकी राख और धुआं पूरे लास वेगास क्षेत्र में फैल रहा होता है। राख का गुब्बार इतना घना होता है कि वह विमान के इंजन को भी नुकसान पहुंचा सकता है। साशा और गॉर्डन किसी तरह बचते बचाते विमान को हवा में उड़ाने में सफल होते हैं। जब विमान सुरक्षित रूप से उड़ान भर लेता है तो सब लोग राहत की सांस लेते हैं। वहीं नीमा अपने दादा दादी को समझाने की कोशिश करता है कि पृथ्वी पर हर जगह तबाही मची हुई है और उन्हें उसके साथ जहाजों में चलना चाहिए। हालांकि जहाज में केवल टिकट खरीदे हुए लोगों की ही एंट्री संभव है, पर उसका भाई तेंजिन, जिसे जहाज के कार्य के लिए चुना गया था, उनकी एंट्री एक गुप्त रास्ते से करा सकता है। वहीं दूसरी तरफ जैक्सन और यूरी की फैमिली एयरक्राफ्ट से हिमालय पहुंचती है, लेकिन बीच रास्ते में एयरक्राफ्ट के इंजन में खराबी आ जाती है, जिससे उन्हें आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ती है। एयरक्राफ्ट का लैंडिंग गियर भी खराब हो चुका होता है, जिसके कारण लैंडिंग बेहद खतरनाक और चुनौतीपूर्ण हो जाती है। एयरक्राफ्ट के अंदर मौजूद बेंटली फ्लाइंग स्पर कार की मदद से सभी को विमान से बाहर निकलना पड़ता है। इस दौरान पायलट साशा विमान को संभालने की कोशिश करते हुए कॉकपिट में ही रह जाता है। दुर्भाग्यवश विमान एक ग्लेशियर से फिसलकर खाई में गिर जाता है और साशा की दुखद मृत्यु हो जाती है। साशा के इस बलिदान की बदौलत जैक्सन और बाकी सभी लोग किसी तरह सुरक्षित निकल पाते हैं। जैक्सन और यूरी की फैमिली हिमालय में फंसी होती है। तभी चाइनीज एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर उड़ते हुए दिखाई देते हैं। हेलीकॉप्टर सिर्फ यूरी और उसके दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाते हैं, क्योंकि उनके पास विशालकाय जहाजों के लिए टिकट होती है। यूरी ने अपनी गर्लफ्रेंड के लिए टिकट नहीं खरीदी थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी गर्लफ्रेंड का उसके पायलट साशा के साथ चक्कर चल रहा था। बाकी बच्चे वहीं पीछे छूट जाते हैं। वे निराश होते हैं, लेकिन तभी रास्ते में उन्हें निमा अपनी गाड़ी में अपने दादा दादी को लेकर जहाज़ों की तरफ जाते हुए दिखाई देता है। निमा और उसका परिवार भी वही जा रहा होता है जहां जहाज हैं। अब सब मिलकर तेनजिन की मदद से जहाज में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। एड्रियन भी अब कार्ल के साथ आर्क में आ जाता है। एड्रियन के पिता, जो एक जहाज पर होते हैं, धरती की सतह में बदलाव के कारण एक विशाल सुनामी आ जाती है, जिससे उनकी और बाकी लोगों की मौत हो जाती है। इस बीच सतनाम, जिसने सबसे पहले इस प्रलय की भविष्यवाणी की थी, एड्रियन को चेतावनी देता है कि पूरब से एक भयंकर सुनामी उसकी ओर बढ़ रही है। वह कहता है कि उसकी मदद के लिए कोई नहीं आ रहा, और इतना कहकर वह भी उस विनाशकारी सुनामी में मारा जाता है। एड्रियन तुरंत आर्क में मौजूद कंप्यूटर स्क्रीन पर सारे डेटा को देखता है। डेटा देखकर सभी के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वह ज्वार भाटा की लहर 1500 मीटर ऊंची होती है, जो सीधा उनकी ओर बढ़ रही होती है। तभी डेटा बताता है कि लहर से उनका टकराव 28 मिनट में होगा। कार्ल आर्क के लोडिंग गेट बंद करने का आदेश दे देता है।
ताकि लहर के टकराव से पानी अंदर न घुस जाए। वहीं जैक्सन और उसके साथी आर्क के अंदर गुप्त रास्ते से घुस रहे होते हैं। बाहर गेट के पास खड़े सभी लोग आर्क के गेट की तरफ दौड़ पड़ते हैं ताकि वे भी अपनी जान बचा सकें। इस अफरा तफरी में कई लोगों की जान जा रही होती है। ये सब देखकर एड्रियन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और वह आर्क का दरवाजा खोलने के लिए सभी देशों के नेताओं से बात करता है और उन्हें इंसानियत का पाठ पढ़ाता है। पर कार्ल उसकी इन बातों को बेकार बताता है। तब एड्रियन कहता है, अगर हमने स्वार्थी होकर अपनी जान बचा भी ली तो हम आगे आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे? जब वे हमसे सवाल करेंगे तो हम क्या कहेंगे? अब टकराव में केवल 15 मिनट बचे होते हैं। बाकी देशों के नेता एड्रियन की बात से सहमत हो जाते हैं और लोडिंग गेट खोलने का आदेश देते हैं। दूसरी तरफ गेट के खुलने और गुप्त रास्ते से अंदर घुसने के कारण गॉर्डन की दर्दनाक मौत हो जाती है और तेंजिन के पैर गियर्स में फंसने के कारण बुरी तरह जख्मी हो जाता है। तेंजिन का इम्पैक्ट ड्राइवर टूल भी गेट के हाइड्रोलिक गियर्स में फंस जाता है, जिससे गेट पूरा नहीं खुल पाता। सभी लोग गेट से चढ़कर आर्क में घुस जाते हैं। टकराव में अब केवल 3 मिनट बचे होते हैं और ज्वार भाटा की लहर आर्क की तरफ तेजी से बढ़ रही होती है। यूरी अपने दोनों बच्चों को चढ़ाने के दौरान खुद नीचे गिर जाता है। बाद में गेट को बंद किया जाता है, पर इम्पैक्ट ड्राइवर के हाइड्रोलिक गियर्स में फंसे होने के कारण गेट पूरी तरह बंद नहीं हो पाता, जिस कारण जहाज का इंजन भी शुरू नहीं हो पाता। जैसे ही कार्ल को यह बात पता चलती है, वह गुस्से से बौखला जाता है। इस बीच एड्रियन कैमरे में जैक्सन को देख लेता है और उसे पहचान लेता है। एड्रियन तुरंत कुछ क्रू मेंबर्स के साथ गेट का गियर साफ करने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन इतने में लहर उनके जहाज से टकरा जाती है और पानी अंदर घुस जाता है, जिससे वाटर टाइट दरवाजे बंद हो जाते हैं। एड्रियन गेट के दूसरी तरफ से जैक्सन को निर्देश देता है कि हाइड्रोलिक्स में कुछ चीज अटकी हुई है और जब तक तुम उसे नहीं हटाओगे जहाज का मुख्य गेट बंद नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ जहाज धीरे धीरे डूबते हुए माउंट एवरेस्ट की ओर बढ़ रहा होता है और लगभग उसे टकराने वाला होता है। जैक्सन और उसका बेटा नोआ पानी के अंदर तैरकर हाइड्रोलिक्स की तरफ जाते हैं और टूल को निकाल लेते हैं, जिससे जहाज का गियर काम करने लगता है और मुख्य गेट पूरी तरह बंद हो जाता है। गेट बंद होते ही जहाज का इंजन भी चालू हो जाता है। इंजन चालू होते ही क्रू जहाज को माउंट एवरेस्ट से टकराने से बचा लेता है। दूसरी तरफ जैक्सन और नोआ भी सुरक्षित वापस आ जाते हैं और इस प्रकार आर्क में मौजूद सभी की जान बच जाती है। सतह पर आई विनाशकारी घटनाओं के 37 दिन बाद पानी धीरे धीरे घटने लगता है। सभी लोग आर्क्स के गेट से बाहर आते हैं और एक नए सूरज की रोशनी में नई जिंदगी की शुरुआत देखते हैं। उनकी आंखों के सामने एक नई दुनिया नए अवसरों और उम्मीदों से भरी हुई होती है, जहां वे एक नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं। वहीं जैक्सन और केट, जो पहले अलग हो चुके थे, अब अपनी पुरानी गलतफहमियों को दूर करते हुए फिर से एक दूसरे के साथ सुलह कर लेते हैं। कहानी का यह हिस्सा दिखाता है कि कैसे विनाश के बाद जीवन फिर से एक नई शुरुआत की ओर बढ़ता है। इसी के साथ आज की यह फिल्म यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद। जय हिंद।